बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में केसेस उस तरह से नहीं है जैसे हमने अंदाज़ा लगाया था। अवाम ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। जबकि वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत आज कोरोना की रोकथाम के हवाले से एक इजलास भी हुआ। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब ने इंकशाफ किया है कि इलेक्शन से कबल 2 नामवर सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की और उनको वज़ीर आज़म बनाने का पैगाम पहुँचाया। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है उस पर इत्मीनान का इजहार किया और कहते हैं कि उतने केसेस नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अगर आज के दिन तक देखा जाए तो 16,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं आज। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई हालात तसल्ली बख्श है जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं? जितनी तवक्को थी वज़ीर आज़म साहब को खुद उतने तो नहीं हुए। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। और यही प्रेडिक्शंस जो थी ये पूरी दुनिया के बारे में थी। जी। कहीं जो है वो प्रेडिक्शंस या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी कहें आप, उसके थ्रू जब डाटा वेटा सारा आप डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा डाटा जब होता है तो बहुत ज़्यादा आपके पास मालूमात होती हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते, कहाँ खड़े हैं। तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब का ख़ुद ये कहना है कि मई के अंदर ये सारा क्लैरिटी आएगी। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जितना पाकिस्तान पीछे रहा है या ये जनूबी एशिया पूरा पीछे रहा है, यूरोप की तरह वो, या जैसे जंगल में आग फैलती है इस जिस तरह वायरस फैला है वहाँ पे, और अमेरिका में जो हालात हैं वो हालात यहाँ डेवलप ना हों। लेकिन ये सारा का सारा एक तो क्या फ़ैसला है कुदरत का वो, और दूसरा ये है कि मई का महीना और जून तक इसमें क्या मामला सामने आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज जरा थोड़ी सी सियासत पे भी बात कर लेंगे। कई मुल्क जो हैं, ये फिगर्स वगैरह पे मैं भी बात करूँगा, लेकिन एक और बात ज़रा जहन में रखें कि कई ममालिक ये कोरोना वायरस के बाद की दुनिया ये कब तक चलता है। कल जब डॉक्टर फौसी ने कहा वहाँ पे एक इंटरव्यू में, अब वो ज़्यादा ट्रम्प के साथ तो खड़े नहीं होते, लेकिन उन्होंने अलग से एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने रेमडेसिविर की उन्होंने कहा कि इम्कानात हैं। बिल्कुल, ये जो एंटीवायरल ड्रग जो कि गिलाड कंपनी अमेरिका की, हम बात कर चुके हैं इस पर पहले भी, इबोला के अगेंस्ट उन्होंने तैयार करना शुरू किया था, लेकिन काम नहीं बना। लेकिन ये उसका फ़ायदा ये था कि उसके ट्रायल्स हो चुके थे पहले से, तो वो फिर आप उसके ऊपर वो तेज़ी के साथ अब हो ये रहा है दुनिया में। चूँकि ये कोरोना इस तरह फैला है तो बहुत सारे जो आप कहना चाहिए कि जब ट्रायल्स होते हैं, स्टडीज़ होती हैं, उसको बहुत सारे नॉर्म्स को तोड़ना पड़ रहा है, असूलों को तोड़ना भी पड़ रहा है, क्योंकि हंगामी हालात हैं। तो हंगामी हालात में बेहतर कि फंडिंग मिलेगी, फिर रिसर्च होगी, फिर इतने साल लगेंगे, फिर 4 महीने उसमें लगेंगे, 8 महीने। इस वक्त ये हो रहा है कि जहाँ से करो, जैसे करो, इसकी वैक्सीन और इसकी दवाइयाँ तलाश करो। तो अब 93 हो गई हैं वैक्सीनेशन जिनके ऊपर काम हो रहा है, वो 93 के करीब चली गई हैं। और पूरी दुनिया में स्पेन जो है वो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि स्विट्ज़रलैंड में आज इजाज़त दी गई है बच्चों को कई हफ्तों के बाद कि वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके दादा या दादी, उनसे एक महदूद वक्त के लिए वो उनको गले या उनकी गोद में बैठ सकते हैं, गले लगा सकते हैं। इस तरह का लॉकडाउन हुआ है यूरोप के कई मुल्कों में। कई मुल्कों में बिल्कुल भी नहीं हुआ, स्वीडन वगैरह, उस पर बाद में बात करेंगे वहाँ से क्या स्टडीज़ हमें क्या समझ में आ रही हैं। लेकिन बात यह है कि बड़ी तादाद में लोग, अब अगर आप देखें तो 61,000 अमवात अमेरिका में हो गई हैं। अच्छा, 61,000 लोग मर गए हैं। और वहाँ पर जो मतलब अब ये 61,000 लोग, ट्रंप ने कहा था कि हम बड़े कामयाब होंगे कि अगर 2 लाख तक लोग मर गए, तो 61,000 तो मर गए हैं। और अभी वहाँ पे दूसरी रियासतें, अल्लाह अपना खैर करे, 61,000
और मैं आपको एक बात ही बताऊं कि आज जो पूरी दुनिया में है ना 2,27,000, आपको पता है ये कितने दिन में डबल हो गई ये फिगर? सिर्फ 17 दिनों में। 17 दिनों में ये फिगर डबल हो गई है, जो जितनी अमवात हुई हैं पूरी दुनिया में। तो 61,000 अमवात हुई हैं, तो 61,000 अभी रियासतों में फैल रहा है। अभी वहाँ पे न्यूयॉर्क से ख़त्म हुई है पीक, दूसरी अंदर अल्लाह खैर करे कि बाकी जो उनके हार्टलैंड्स में हैं, मुख्तलिफ उनकी स्टेट्स, वहाँ पे क्या हालात होते हैं। बात यह कि वैक्सीन तो फ़ौरन नहीं आ रही। ये जो बात हुई है ये हुई है कि इलाज की, दवाई की जी। अच्छा, ऐसा हुआ भी है, माजी में भी ऐसा हुआ है। देखिए ना, हम वैक्सीन ढूंढते रह गए कि वैक्सीन मिल जाए HIV की, लेकिन ट्रीटमेंट आ गई, इंजेक्शन तो नहीं मिला। तो इसमें यहाँ पे ये फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए थे बहुत सारे, और ये जो वायरस है ये 80% के करीब कोविड-19 उनसे मिलता है। ठीक है। पहले जो वायरसेस आए थे, तो इसीलिए ज़रा वैक्सीन बनाने में और दवा बनाने में आसानी होगी। वैक्सीन बनाना मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। वैक्सीन के आप किसी के अंदर वो इंजेक्ट करें, जरासीम ही इंजेक्ट करें, और फिर उसके बाद उसका एक डबल ब्लाइंड टेस्ट हो, एक प्लेसिबो हो, पता ही ना हो कुछ लोगों, कुछ को पता हो, फिर रैंडम टेस्टिंग हो, फिर एक पूरा प्रोसेस। तो बात यह है कि ये, और इसी तरह से ये जो अद्वियात हैं, ये भी अभी तक जो इनको आजमाया गया है वो उन पे आजमाया गया जो शदीद बीमार लोग थे, और जिनमें कोई जिनमें यानी अब डबल ब्लाइंड में हुआ ना कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार थे। यानी क्या मतलब होता है सादा अल्फाज में कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, ICU में पड़े हुए हैं। तो उनमें से जो है वो आधों को डबल ब्लाइंड, आधों को आपने बताया बगैर कि आपने कहा कि उनको ग्लूकोज दे रहे हैं, आधों को आपने दवाई लगा दी। तो जो दवाई जिनको लगाई, या आधों को आपने वो सलाइन का इंजेक्शन, वो पानी जिसे कहते हैं सलाइन, उसकी बोतल लगा दी, और बाकियों के अंदर आपने वो दवाई डाल दी। अब उसमें से 11 जो हैं वो उधर उनकी ज़िंदगी बच गई, उधर ज़िंदगी 12-13 की नहीं बची। तो इस तरह करके, इस तरह से ट्रायल्स ये हो रहे हैं इस वक्त, और इनको कुछ अरसा लगेगा, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे ये होगा कि जो पाकिस्तान को करना चाहिए, और यकीनन ऐसा करेगा पाकिस्तान भी, और दुनिया भर में ऐसा होगा कि ये जैसे ही कोई वैक्सीन या दवा सामने आती है, तो अब तेज़ी आ गई है इसमें, अब बहुत तेज़ी आ गई है। बिल्कुल। तो ये जो बात हम करें कि 3 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, उससे पहले भी हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज शेयर नहीं कर रही हैं अपनी इंफॉर्मेशंस दुनिया में इस वक्त। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फिर उसका लाइसेंस, मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक वैक्सीन निकल के आती है अमेरिका में, तो उनको फौरी तौर पे मिलियंस और बिलियंस तो लोग दुनिया में लगानी होगी वैक्सीन, तो वो तो तैयार नहीं कर सकेंगे। तो फिर ये होता है कि आप उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जी उनको दूसरे मुल्कों में भी लाइसेंस दे दिया जाए, या उनको, मतलब मिसाल के तौर पे एक दवाई अगर वहाँ पे यूरोप में मिल रही है और वो 10,000 यूरोस की है, का इलाज है, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो 10,000 यूरोस में नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर कंपनियां उनका लाइसेंस लेके फिर उनके थ्रू यहाँ पे काम शुरू कर देती हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दुनिया पे इसके असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं। ये जो बात हो रही है दोबारा, अब आज PIE को खुसूसी परमिशन मिल गई अमेरिका की फ्लाइट्स की। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ ना, लोग ला रहे हैं वहाँ से, जो लोग आ रहे हैं वहाँ से, ये नहीं कि जहाज चला करेंगे हर हफ्ते। तो ये इसी तरह से इंडिया में हो रहा है, इसी तरह से और मुल्कों में हो रहा है, इसी तरह से इवन यूरोप में हो रहा है। उन्होंने कहा कि जाएं, स्पेन के लोग जाएं, स्पेन जर्मनी से निकले, जो उधर के लोग हैं उधर से निकले, उधर से। तो ये दुनिया जो है ये किस रुख पे जा रही है और कहाँ तक जाएगी, ये अभी मामला तय होना है। कई मुल्क इसमें ख़त्म हो जाएंगे, कई मुल्क कोलैप्स हो जाएंगे इस कोरोना के नतीजे में। अफ्रीका के कई मुल्क, मशरिक़ वस्ता की जो फ्रेजाइल स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, जिनके बारे में आने वाले एक आध दिन में मैं डिस्कस करूंगा कि यमन में क्या हो रहा है कोरोना का, तो सीरिया में क्या हो रहा है कोरोना। हम तो यूरोप और अमेरिका को देख रहे हैं ना, इन मुल्कों में क्या हो रहा है जहाँ कोई पूछने वाला नहीं। लेबनान में मुजाहरे हुए हैं, बैंकों को आग लगा दी है लोगों ने, बड़ी तादाद में वहाँ पे जो सरकारी एहलकार हैं उन पर हमले हुए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं फ़ौज के लोग वहाँ पे। तो हंगामे हो रहे हैं मुल्कों में। अब बात ये सारी कि इसमें ये कोरोना का तो आगे चल रहा है ना, असल मसला ये है कि ये कोरोना एक पूरी दुनिया में ख़त्म होगा तब होगा, मतलब कहीं पर भी रह गया तो रह गया।
और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होने जा रही है कि मुल्क कोलैप्स होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, उनकी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। शिफ्ट होगा। लेकिन एक बात जो मुझे जिस बात का अंदेशा है, वो कहते हैं ना अमेरिका से, ये अमेरिका चाइना तो बिल्कुल अपनी जगह, आगे जाके चाइना और रशिया का भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक ठीक है, चाइना ट्रम्प और साहब की जानिब से चाइना बयान आया है, नहीं, और सब चाइना और के रशिया का, देखिए चाइना ने अपना बॉर्डर बंद किया है रशिया के साथ। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में जो अब लोग आ रहे हैं वो रशिया के अंदर से इन्फेक्टेड लोग हैं, वो आ रहे हैं इसमें। और आप देखें कि आज साउथ कोरिया ने कई दिनों के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आए। न्यूजीलैंड में पूरे एक हफ्ते में 2 पेशेंट्स, उनके पास 2 केसेस आए हैं। और यही मामला जो हैं ये और कई मुल्कों में, जिन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, लॉकडाउन किया, जैसे तैसे अपने आप को संभाला। और ये वो सारे वो मुल्क जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे जो अमेरिकन, यानी साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया नहीं है, जिनके सरबराह की तलाश जारी है कि वो जिंदा हैं या मर गए कई दिनों से। ये साउथ कोरिया है जो कि अमेरिका की यानी एक आप समझ लें कि उनका ब्लॉक है। देखिए उन्होंने किस तरह से काबू कर लिया, उन्होंने क्या किया, और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब हमारे पास जो केसेस हैं ये वही केसेस हैं जो बाहर से आए हैं। ठीक है, और उन्होंने अमेरिकन कुछ आए तो उन्होंने साइड पे किया, तो वो तो बात ये है कि रियासतों ने अपने आप को बचा के, न्यूजीलैंड ने कमाल किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कमाल नहीं कर सका होता। तो ये कुछ मुल्क कोलैप्स होंगे जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कुछ पावर शिफ्टिंग होगी, सप्लाई जो है, सप्लाई चेन्स आगे कैसे होंगी दुनिया में, इस पे बात हो रही है। अभी तक तो हम देख रहे हैं ना, अवाम, सड़कें, पब्लिक, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हमारा ध्यान अभी इस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ नहीं है। ठीक है ना, वो जो बड़े बड़े बहरी बेड़े खड़े हुए हैं, जहाँ बहुत बड़ी आप समझ लें दुनिया की वो जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उनका क्या, उनके जहन में भी वो तो सुबह शाम इसी पे काम हो रहा है ना कि क्या क्या कल की क्या दुनिया, क्या ईरान, वो अनफिनिश बिजनेसेस अपनी जगह रुक गए ना, बहुत सारे काम रुक गए। ईरान का मसला, अफगानिस्तान का मसला, यमन का मसला, और ये उस वक्त हुआ जब एयरपोर्ट्स बंद, फ्लाइट्स बंद, सोशल डिस्टेंस, तो रुक गई जगह। अब उसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां जंगें हो रही थी और खाना जंगी हो रही थी और वहां पे लोग मर गए, बहुत सारे तो नहीं मरेंगे, बहुत सारों को हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, वो हर्ड इम्यूनिटी वाले लोग फिर किस शक्ल में सामने निकल के आएंगे वहां से, क्या इंतहा पसंदी बढ़ेगी, क्या राइट विंग बढ़ेगा। ये जिनको आप ये बात हो रही है ना इम्यूनिटी पासपोर्ट्स की, कि लोगों के अंदर चेक करेंगे कि जी एंटीबॉडीज अगर बन गई हैं और लोग सेहतियाब हो गए हैं और दोबारा उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं या पासपोर्ट जारी किया जाए ताकि वो ट्रैवल करें। तो क्या ये मुमकिन होगा पूरी दुनिया में? मतलब उसकी दुनिया, मैंने आपसे कहा ना कि इसके कोरोना के बाद की दुनिया बड़ी डिफरेंट है। यानी इसमें यानी एक पासपोर्ट होगा, एक नंबर होगा, अच्छा इस मुल्क का ये मेयार था, अच्छा आपने ये किया वो किया। अब आपको पता है ना, एक वाजबी सा वो सर्टिफिकेट जहाज़ों में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो हाथ में दे देते हैं कि उसको फिल करो, तुमने अफ्रीका के इन मुल्कों में सफ़र तो नहीं किया। आपको चंद साल पहले से शुरू हुआ है ना वो इबोला जब से आया है, तो वो एक ऐसे कुछ लोग भरते हैं, कुछ लोग नहीं भरते उसको। लेकिन बात यह है कि अब इसके बाद इस तो रियासतें गुस्से में हैं, तो मुल्क कोलैप्स हो गए हैं। ये तेल की कीमतें जो गिरी हैं, ये बड़े बड़े इवेंट्स पोस्टपोन करने पड़ गए हैं, ये अरबों खरबों डॉलर्स लोगों के डूब गए। इतना बड़ा स्टिमुलस देगा वो, किसी की उसने अपनी जो है वो सर का बाल नहीं दिया उतार के सुनहरे रंग का, ये ट्रंप ने। वो इतनी बड़ी इमदाद और ये और फलाना और IMF और UN गायब रही बीच में, उनका बयान ही आता रहा, वो सर पैर दुनिया का। और तो ये जो अब आगे का मामला है ना, अब उसके अंदर पाकिस्तान को आप लें कि पाकिस्तान इस मामले में अभी तो अल्लाह खैर करे कि ये निकला, ये कुछ दिन निकले, जहां तक हम कर सकते थे हमने किया। हमने अपनी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत खोली, लोगों को इंसेंटिव भी दिया, दुकानें वगैरह खुल रही हैं, ये हो रहा है। डॉक्टर्स अपनी जगह मुतनब्बे कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी जगह मुतनब्बे कर रहे हैं, और डॉक्टर्स की तरफ से ये बयान आया है कि 20% डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है हॉस्पिटल्स का वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, इस हवाले से मजीद आपसे बात करेंगे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मजीद सियासी मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज इंकशाफ किया है कि इलेक्शन से कबल जो सहाफ़ी थे वो उनके पास आए, उन्हें वज़ीर आज़म बनाने का पैगाम भी पहुंचाया। इससे पहले भी आपने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ अर्सा पहले बात की, लेकिन उसके बाद आपने कोई उस हवाले से बात नहीं की। एक क्लिप है हमारे पास, वो नाज़रीन को दिखाते हैं, वापस आएंगे उस हवाले से आपसे मज़ीद बात करेंगे, प्ले कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब तैयार थे कुछ प्ली बार्गेनिंग या जो भी उसको नाम दें, जो भी नाम दें, लेकिन कुछ मामला जो हैं वो तय किए जाएं। शहबाज शरीफ साहब की बातचीत चल रही है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ मामला तय करने की कोशिश। शहबाज शरीफ साहब अपने बिहाफ पे बात नहीं कर रहे। सही। वो जो बात उनकी चल रही है वो जरदारी साहब के बिहाफ पे भी चल रही है। इमरान खान साहब इस पे अड़ गए। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई किसी किस्म का एनआरओ नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। जरदारी साहब खुद तो नहीं देंगे, इमरान खान इस पे मान, लेकिन शायद हो सकता है आगे जाके इमरान खान मान जाए। मैंने आपसे कहा ना कि अब भी बात चल रही है, इस वक्त भी बात चल रही है। अब उस पर इमरान खान साहब मानते हैं नहीं मानते, ये मामला आगे चलता है नहीं चलता, लेकिन मेरा काम था यहाँ तक बात करना। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जून की बात है जी, पिछले साल, और ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ साहब जेल में, मरीम साहिबा भी जेल में, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, शाहतखान अब्बासी भी जेल में हैं, साद रफीक भी जेल में हैं, एहसन इकबाल भी जेल में हैं, सलमान रफीक साहब भी जेल में हैं, जरदारी साहब भी जेल में हैं, फरियाद तालपुर साहिबा भी जेल में हैं। ये तमाम शख्सियत जेल में। और इमरान खान साहब ने उसके बाद ये कहा कि मैं इनको जेल से मैं बी क्लास भी ख़त्म करूँगा। अच्छा, अब होता ये है कि ये एक बस एक जुमला कह दिया तो फिर आप उसमें से निकल आते हैं, फिर आप इवेंट्स को होने देते हैं कि वो आपकी जो बात थी वो ठीक थी नहीं थी ठीक, फिर वो वक्त खुद अपने आप चीज़ें जो हैं वो खुद चलता जाता है, उस धारे पे चलता जाता है। फिर आपको रोज़ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने ये कल हुआ, इसका कौन सा था, ये नैब ऑर्डिनेंस और ये सारी 18वीं तरमीम और ये सारी, जब मैंने कहा जब चीज़ होगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन होता ये है कि जब देखें, जब मामलात होते हैं ना खान साहब, अब जाहिर है कि अब स्टेट्स वो क्या कहते हैं, जो हुकूमत के अंदर अब बैठ के फिर आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है ना, हुकूमत में बैठे हैं, अब आप सिस्टम चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी है, कैसे आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितनी सही आ रही हैं, कितनी गलत आ रही हैं। देखें, मुल्क में सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी जो है वो DGISI होता है, ऐसे ही है ना जी। DGISI सबसे वेल इन्फॉर्म्ड होता है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जनरल कल्लू को लगाया था DGISI, और जबरदस्त हो गई थी उनकी हुकूमत गुलाम इसा खान के हाथ। तो बाज़ दफ़ा नहीं भी होता, रिपोर्टें नहीं, देर भी हो जाती है, ताख़िर भी हो जाती है बनने में, दुनिया तो 100% उसी वक्त चीज़ें बताओ। जब ये हुआ था 12 अक्टूबर तो किसको लगा रहे थे, वो जो तारे लगा रहे थे नवाज शरीफ साहब, किसको लगा रहे थे, वो DGISI थे उस वक्त के। तो बात यह है कि वो रिपोर्ट्स और फिर साथ आप लोगों से मुशावरत, लोग क्या कह रहे हैं दाएं बाएं आगे पीछे, उन पे भी डिपेंड रहना चाहिए जो हुक्मरान हैं उनको हमेशा, कि क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को गालिबन इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन उनको फिर इल्म होना चाहिए था, हैरत भी हुई। अच्छा, ये होता है हमेशा कि किसी की बात कहीं चल रही है, अगर किसी की बात कहीं ना कहीं चल रही होती है, हमेशा चल रही होती है, ठीक है। अगर कोई कहे कि जी किसी इस्लामी मुल्क की इजराइल के साथ बातचीत नहीं है, किसी न किसी लेवल पे होगी, कहीं ना कहीं कुछ सफारत खाना काम कर रहा होगा, किसी और का सफारत खाना उस मुल्क के अंदर उस मुल्क के लिए काम कर रहा होगा, जिस मुल्क के साथ पब्लिकली आपके ताल्लुकात नहीं होंगे। ये पूरी दुनिया में होता है जी। तो बात यह है कि ये मुझे बिल्कुल वैसे ही जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जब NRO की मुलाकात हुई मुशर्रफ साहब से, मुशर्रफ पैलेस होटल में मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो उस वक्त शौकत अजीज़ साहब और मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात साहब, उन सब की हुकूमत थी, तो उनके लिए धचका था ये, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक मिनट, हम यहाँ बैठे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की बात वहाँ पर हो रही है, मतलब हम क्या हैं, मतलब हम कौन हैं। लेकिन फिर ये हुआ चूँकि, और फिर वो कहते भी हैं बाद में कि जी हमें हमारे साथ इलेक्शन में ये हो गया, ज़्यादती सारी हुई, लेकिन वो चूँकि मंजे हुए सियासतदान थे, लेकिन बहरहाल रिएक्ट किया था उस वक्त, आपको तो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था।
और उसके नतीजे उनका ये था कि नहीं जो है वो केसेस के ऊपर कर दें, थर्ड टाइम के ऊपर ना करें, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर ना करें, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर क्योंकि जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की वो कंडीशन थी जो कि 18वीं तरमीम में आ गई बाद में। 18वीं तरमीम की वजह से नवाज शरीफ बने ना, ये 18वीं तरमीम ना आती तो नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म नहीं बनते, क्योंकि उसमें वो शिक भी ख़त्म की गई। तो अब मसला ये है कि अब बात चल, इमरान खान साहब को अब यकीनन अंदाज़ा होगा, वो शो नहीं करते तो अलग बात है, उनको अंदाज़ा होगा और होना चाहिए उनको अंदाज़ा कि बाकी जो मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर बड़े इशूज़, बड़े मामलात हैं, अपोजिशन की बातचीत चल रही है। अब छोटी छोटी वो उसके लिए कि एक आ गया, एक वो लेटर निकल आया, एक को ये कर दिया, एक को वो अच्छा वो क्यों नहीं बात कर रहा, वो क्यों नहीं बोल रहा। जब डील होती है ना तो पैकेज डील होती है। वो पैकेज डील में ये नहीं होता कि जी आपके ये 10 मामलात ठीक हो गए लेकिन एक मामला, वो ये होता है कि बस वो पैकेज डील है, पैकेज कंप्लीट पैकेज डील है। अब ये छोटी मोटी टुक 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 चलती रहेगी, लेकिन असल मामला था कि वो पब्लिक को भी जरा चलता रहे कि कुछ ना कुछ हो रहा है पीछे, खान साहब भी खुश रहे हैं, बाकी लोग भी, लेकिन वो पैकेज डील होती है फिर। अच्छा, अब वो पैकेज डील जो है उसके अंदर भी ये मामला है कि नैब को जो है वो कहते हैं कि नैब को ख़त्म करो, हम मानते ही नहीं है नैब को। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहती है कि ये 2 नंबर है, नैब को होना ही नहीं चाहिए। हुकूमत तैयार हो गई है कि वो नैब के पर काट दे, बल्कि सर भी काट दे, बल्कि हाथ पैर भी काट दे, ठीक है, नाक भी काट दे, सब कुछ काट कूट के वो मतलब अहले खाना, देखिए ना अजीब ऑर्डिनेंस है, बेनामी अकाउंट्स के ऊपर नहीं कुछ नहीं होगा, चेयरमैन नैब गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, रेफरेंस के बगैर नहीं होगा, सब जेल नहीं बना सकेंगे। अच्छा, अहले खाना और जो उनके बेनामी ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब तकरीबन सारा ही हो गया, लेकिन वो कहते हैं खत्म करें। अच्छा, अब आगे सामने आ गई 18वीं तरमीम। अच्छा, 18वीं तरमीम के जो असरात हैं वो तो जाहिर हो रहे हैं। 18वीं तरमीम सबसे ज़्यादा मैंने बात की है, 18वीं तरमीम को बहुत डिस्कस किया कि क्या चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें। अब NWFP कोई नाम था, सूबा सरहद, उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा मिला, बड़े उस ज़माने में मैं चूँकि खुद देखा है उन वाक़यात को, तो मसला ये है कि उस वक्त हज़ारा सूबा आपको याद होगा वो मामला, और वहाँ के हालात बड़े ख़राब थे उस वक्त। ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हुआ, तो उसमें वो एक अच्छा मामला हुआ, वो तय हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। लेकिन NSC अवार्ड, और फिर ये कि क्या मरकज़ के पास होने चाहिए, क्या सूबे के पास होने चाहिए, क्या उसमें अच्छा है, क्या उसमें बुरा है, वो सारा। लेकिन उसमें ये भी आ गया कि संगीन गद्दारी वाली बात भी आई, वो पहले नहीं थी। ज़िया-उल-हक साहब का नाम निकाला गया 18वीं तरमीम में, बाकायदा आइन से नाम निकाल दिया गया, और ये भी कहा गया कि इसको आइंदा किसी भी सूरत में अगर मार्शल्ला लगता है तो उस मार्शल्ला को अदालतें जो हैं वो कानूनी जवाब फराहम नहीं करेंगी। ये भी आइन के अंदर शेख है। तो ये 18वीं तरमीम को आप उलट पुलट ऐसे नहीं कर सकते। और वो क्यों करेंगे? बे ऑपोजिशन जमातों ने, मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव हुए, और मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा बिलावल भुट्टो साहब से, ये खामोशी से जो खबरें कम चल रही, वो खान साहब थोड़े से उस पर वो होते हैं कि खबरें ना चलें। लेकिन और सब इन मामलात में हालांकि खान साहब को चाहिए कि वो चलवाएं ताकि उनको पता चले ना कि क्या हो। लेकिन खान साहब कहते हैं मुझे मत सुनाओ मुझे कि बिलावल की बात हुई है फजलुर रहमान साहब से। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है पीछे। अगर उनको पता नहीं चलेगा तो अचानक फिर रिपोर्टें आई तो प्लेटलेट्स का पता चल रहा है तो डॉलर को, ऐसे नहीं, पता चलना उनको होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो एक बात, और दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट्स के ऊपर करें वो रिलाय, मगर मैंने आपको माजी की तारीख बताई है ना, तो रिपोर्टों के ऊपर ही, तो फिर रिपोर्टों में तो नहीं चलती ना हुकूमतें और दुनिया। तो बात यह है कि उसमें अब जो नैब के ऊपर, नैब ख़त्म करें। अच्छा, अब नैब को ख़त्म करें तो वो अब मामला अटका हुआ है कि नैब को ख़त्म करें तो 18वीं तरमीम तो नैब, ये 18वीं तरमीम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। इसको जो ख़त्म करने की कोशिश, ये बुनियादी उसमें डल गई है ना। अच्छा, ये बुनियादी उसमें डल गई है, और इसमें जो है वो इसको ख़त्म करने के लिए इवन इमरजेंसी भी आसानी से नहीं लग सकती, वो भी सूबाई असेंबली यूं करे, ऐसे करे, वैसे करे। तो मैंने वही बात की थी कि ये अभी ये ऐसी बस एक बहस चल रही है, इस पर हो रही है, डिस्कशन हो रहा है ज़रूर, लेकिन ये जब होगी ना चीज तो फिर उस वक्त बात करेंगे। इतना आसान नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं। कौमी असेंबली का इजलास नहीं कॉल हुआ ना? नहीं, डॉक्टर साहब आज नहीं हुआ। मैं कह रहा था ये ऐसी वर्चुअल इजलास, कौमी असेंबली का इजलास, रिक्वेजिशन डाली हुई है जी, लेकिन क्यों डाली हुई है? ठीक है डॉक्टर, इन्हीं मसाइल पे बात होगी ना। और हाँ, और ये इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आए हैं जी। डॉक्टर साहब इस हवाले से आपसे बात करेंगे। आपको पता है मैं तो कस्टडी में रहा हूँ आसिम बाजवा साहब की, मैं MDPD भी था, 111 को हेड कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जी। ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से जो मुतज़ाद बयानात सामने आ रही हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से भी, कल शहजाद अकबर ने भी इन खबरों की तरदीद की। क्या आप समझते हैं कि इन मामलात और इन हालात में 18वीं तरमीम का जिक्र छेड़ना ज़रूरी था? 18वीं तरमीम एक इशू तो डिस्कस होगा, वो अभी इस वक्त होगा या नहीं होगा इसको छोड़, क्योंकि इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी पार्टियों ने एक एलामिया जारी कर दिया, लेकिन इस पर बात ज़रूर हो रही है जी, बात ज़रूर चल रही है। और दूसरी बात, इमरान खान साहब को पहले भी गुजारिश की है दोबारा कि वो एक वॉर कैबिनेट बनाए। जी, ये जो कैबिनेट है उनकी, इसमें 50 अरकान हैं, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें ये तमाम शख्सियात, तब समझें कि 25 इधर होंगे और 25 इधर होंगे, तो ये बनते हैं कितने, 2-2 मीटर डालते जाएं तो ये पता नहीं कोई 1 किलोमीटर तक नहीं, ये पता नहीं कितना होगा। बहरहाल कोई एक शादी हॉल में इजलास होगा। एक काबीना को छोटा करें और उसमें 7-8 लोग जो कि प्रॉपर इमरान खान साहब के लॉयल हों, जी, यानी इमरान खान साहब की पीटीआई से ही। बाकी जो शख्सियात है ना, देखिए डॉक्टर जफर मिर्जा पीटीआई के हैं, सानिया निस्तर पीटीआई की हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट उनके, सानिया निस्तर साहबा इंतहाई काबिल एहतराम है, वो एनजीओ उनकी है, वो रन करती हैं एनजीओ क्लिंटन फाउंडेशन, और वहाँ इधर उधर से वो अच्छी, बड़ी अच्छी खातून है, मगर उनको पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि जफर मिर्जा साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात यह, तो अब इसी तरह से डॉक्टर फैसल सुल्तान जबरदस्त आदमी, मेरे जाती दोस्त हैं, ये शौकत खानम के वाले से हमने उनको देखा है, लेकिन वो बात यह है कि वो एक होता है ना कि यानी अब इंफॉर्मेशन में मिसाल के तौर पे बेशुमार लोग थे, अब कोई भी नहीं है, अब सिर्फ शिबली फराज साहब हैं और आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, और गालम गलौज खत्म हो गई अचानक गालम गलौज खत्म हो गई अचानक। ये अब आपको इधर उधर ये बात हुई, फलां की है, ये आपको पता है ना, ऑपरेशन जबरदस्त जब चला है और उससे पहले, तो ये उसकी कामयाबी में सबसे ज्यादा बहुत सारी फैक्टर्स थे, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। ये कराची से अब सफूरा गोड पे पकड़े गए हैं लोग, इधर उधर अकाउंट्स, ये फलाना डिमाकना, यूट्यूब है, ये वो सारे 99% तो ये उसके थ्रू ऑपरेशन हुआ है। तो बात यह है कि वो गालम गलूच, और यहाँ तक खतरा हो गया था बीच में कि कोई तब वो ना हो जाए, जब 2 वफाकी वज़रा कराची गए, उन्होंने बात की सिंध हुकूमत के बारे में, सिंध हुकूमत ने आगे से सख्त तरीन जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम तो इमरान खान साहब ने कहा मैं अगले दिन कराची जा रहा हूँ, तो वो एक अजीब इतना तनाव, तो मतलब बहुत अजब तरफ चला गया था मामला, जबकि पूरा मुल्क जो है वो बुरान। अच्छा, वो लोग उकसाते रहते हैं, आप करें जी खान साहब, करें आप, करें, तो वो थोड़ा सा जो है ना कि उसमें वो लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब को उकसाएं किसी चीज पे कि कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम तुम्हारे, इमरान खान साहब को थोड़ा ठंडा होके सुकून के साथ, क्योंकि डिलीवर करना है फौरी। देखिए, अब अगर इंफॉर्मेशन में मिसाल के तौर पे बड़ी अच्छी नामवर, अच्छी शख्सियात पीटीआई में मौजूद थी, पीपल्स पार्टी को ले लें आप, पीपल्स पार्टी के पास कानूनदान कौन से थे? एतजाज अहसन, रजा रब्बानी, जो मर्जी बुरा वाला कहते हैं पीपल्स पार्टी को, एतजाज अहसन, रजा रब्बानी, बाबर एवान, फारूक नायक, ये सारे थे ना, एक लिस्ट निकल आई पूरी। वजीर दाखिला किसने रहना है? रहमान मलिक ने रहना है, वो रहे। उसके बाद जनाब आपने इंग्लिश में बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, शहरी रहमान साहब हैं, मौजूद हैं, मतलब हर, अब मसला ये कि यहाँ पर जो लोग हैं तो बहुत सारे हैं, मतलब इन कलाम में जो फरोग नसीम साहब वजीर कानून है, उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है, बाबर एवान साहब हैं, खुशामदीद उन्हें। बात यह है कि वो जो एक होता है ना कि आप अच्छे अपनी अपनी जात में सारे अच्छे हैं, वो आटा चीनी कहाँ गया? डॉक्टर साहब उसकी तो एक्सटेंड कर लंबी चौड़ी की बात की थी, मैंने कभी बहस में लाया? नहीं डॉक्टर साहब, मैं लाया हूँ कभी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो किधर गया? वो दूसरी क्या थी, आईपीपीस, वो किधर गया? उस हवाले से भी डॉक्टर साहब अभी तक खबरें नहीं आ रही सामने, क्या बना, क्या फिर क्या? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह। और फिरदौस हाजी गवान साहब अचानक चली गई, अचानक 1 मिनट में झगड़ा हुआ उनको, वो अचानक चली गई, और ये सारा कुछ अचानक ही हो गया 5 सेकंड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।